अवधारणा के इस प्लेटफॉर्म पर मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और पॉलिटिकल साइंस के पार्ट के अंदर हम जब संविधान की तरफ चलें तो उससे पहले संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो उसी के बारे में हम आज क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है भारत के संविधान का निर्माण। तो आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के निर्माण की जो जानकारी है वो आज हम लेंगे ना। भारत के संविधान के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना यहां पर संविधान की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। तो ध्यान रखना कानूनों व नियमों, कानूनों व नियमों का जो संग्रह है, कानूनों व नियमों का जो संग्रह है उस संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, उस संग्रह को ही हम संविधान कहते हैं। ठीक है, कानूनों व नियमों का जो संग्रह है उसे संविधान कहते हैं ना। संविधान जो है वो भारत का अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, जिसका बाद में हिंदी में क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। और हिंदी में इसको लिखने वाले इंसान का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ना ये वो व्यक्ति है जिसने पूरे संविधान को हिंदी में अपने हाथों से लिखा था, उसकी डिजाइन वगैरह बनाने का काम जो है वो इसने किया था। ठीक है, तो कानूनों व नियमों का जो संग्रह है उस संग्रह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको ध्यान हिंदी में लिखने का कार्य किया था। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया वैसे तो ध्यान रखना अंग्रेजों के काल में बहुत सारे एक्ट पास हुए थे, जिसकी शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और उसके बाद में समय समय पर बहुत सारे एक्ट पास हुए थे जिनमें अंग्रेजों ने कोई ना कोई सुधार का कार्य किया था। लेकिन हम उनमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा मामला। तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सबसे पहले संविधान से रिलेटिव मांग रखने का कार्य किया था। तो ध्यान 1895 में बाल गंगाधर तिलक ये वो नेता था जिसने एक बिल रखा था, बिल का नाम है स्वराज्य बिल। ध्यान, स्वराज्य बिल के अंदर पहली बार संविधान के दर्शन होते हैं कि वो पहला मामला कब था जब संविधान के दर्शन जो हैं वो होते हैं, तो वो था आपका स्वराज्य बिल। और स्वराज्य बिल रखने वाला कौन था, बाल गंगाधर तिलक था। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य बिल रखा जिसमें संविधान के क्या होते हैं, दर्शन जो है वो होते हैं। ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना 1922 के अंदर गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से बनाया जाएगा, मतलब गांधी जी ने कहा कि जब भी संविधान बनाया जाएगा वो संविधान जो होगा वो भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार बनेगा। ये बात 1922 में गांधी जी ने कही थी। इसके अलावा है ना 1924 के अंदर एक नेता था मानवेंद्र नाथ रॉय, जिसे हम MN रॉय भी कहते हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय ने ध्यान रखना संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी। संविधान सभा के गठन की क्या उठाई, मांग उठाई। तो व्यक्तिगत रूप से मांग उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मानवेंद्र नाथ रॉय था। गांधी ने 1922 में कहा कि जब भी संविधान बनाया जाएगा भारतीयों की इच्छा से बनेगा। और सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य बिल रखा जिसमें पहली बार संविधान के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं, संविधान की मांग जो वो रखी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो समय समय पर कई और भी वक्त आए थे जब संविधान की मांग उठाई गई थी। दाना 1936 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। दाना फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन के अंदर संविधान की मांग को फिर से उठाया गया था।
संविधान की जो मांग है उसको फिर से उठाया गया 1936 के फैजपुर अधिवेशन की अगर हम बात करें तो इसमें फिर से इस मांग को रखने का काम जो है वो किया गया था। ठीक है, अब ध्यान रखना 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पर अटैक किया इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को चाहिए भारतीयों की सहायता और भारतीयों की सहायता लेने के लिए अंग्रेजों ने 1942 के अंदर एक मिशन भेजा। उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन नाम था और इस क्रिप्स मिशन ने पहली बार अंग्रेजों की तरफ से इस बात को स्वीकार किया कि भारत के अंदर हम संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन करेंगे और साथ साथ में भारत को डोमिनियन स्टेट का क्या देंगे? दर्जा देंगे। ठीक है, मतलब है एक तो संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सेकंड है ना डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट में क्या है? भारत को आंतरिक रूप से क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दाना क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष था उसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम था। ध्यान रखना, क्या नाम था? स्टैफोर्ड क्रिप्स उसका नाम था। अब हुआ ये कि क्रिप्स मिशन की जो योजना थी उसमें ये कहा गया कि पहले भारतीय जो लोग हैं वो अंग्रेजों की क्या करें? युद्ध में सहायता करें और युद्ध खत्म होने के बाद इस चीज को क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। मतलब पहले लागू नहीं करेंगे, युद्ध खत्म होने के बाद। तो गांधी जी ने इसकी योजना को खारिज कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी ने कहा था कि आपकी योजना तो दिवालिया बैंक के चेक के समान है। गांधी जी ने इसके बारे में कहा कि आपकी योजना तो दिवालिया बैंक के चेक के समान है। ये कहते हुए इसको खारिज करने का काम गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये देखो आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि 1945 के अंदर विश्व युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1945 के अंदर ब्रिटेन में क्या होते हैं? ब्रिटेन में चुनाव होते हैं ना, और इन चुनावों में ब्रिटेन में सरकार बनती है लेबर पार्टी की। कौन सी पार्टी की बनती है? लेबर पार्टी की बनती है। और लेबर पार्टी का जो प्रधानमंत्री बनता है उस इंसान का नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली था। अब क्लीमेंट जो एटली था वो भारत की स्वतंत्रता का समर्थक था। भारत की स्वतंत्रता का समर्थक था। तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बना क्लीमेंट एटली ने भारत के अंदर एक मिशन को भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये ध्यान 1946 के अंदर आया था और इसके अध्यक्ष का नाम था पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष का नाम क्या था? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, अब कैबिनेट मिशन की जो योजना थी इसके अनुसार ही भारत के अंदर जुलाई 1946 के अंदर, जुलाई 1946 के अंदर संविधान सभा के क्या हुए? चुनाव हुए। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष ना होकर कैसे चुना गया? आपका अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। इनडायरेक्ट जो है वो चुने जाने का कार्य किया गया। टोटल ध्यान रखना 389 सदस्य जो हैं वो चुने गए थे। 389 जो सदस्य हैं वो चुने गए थे। इनमें ध्यान रखना नंबर 1 में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए। ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए उनकी संख्या थी 292। नंबर 2 में अगर हम बात करें तो देसी रियासतों से चुने गए 93। और थर्ड नंबर में अगर हम बात करें तो इसमें चुने गए आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए। उनकी संख्या कितनी थी? 4 थी। और टोटल कितने थे? ये 389 थे। ना चीफ कमिश्नरी को याद करने का फार्मूला है A, B, C और D। क्योंकि चीफ कमिश्नरी 4 इलाके थे। ए से आपका बन जाता है अजमेर, मेरवाड़ा,
ये अपने राजस्थान में था, अजमेर मेरवाड़ा। बी से बन जाता है बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। सी से बन जाता है कुर्ग, जो कर्नाटक में है। और डी से बन जाता है आपका दिल्ली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सदस्य थे वो चुने जाने का कार्य जो था वो किया गया। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं इसको। ठीक है, चलिए दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, आज का अपना जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है भारत के संविधान का निर्माण। सबसे पहले ध्यान रखना, कानूनों व नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। मूल रूप से संविधान अंग्रेजी में लिखा हुआ है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, अपने हाथों से लिखा था। भारत में शुरुआत कहां से होती है? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य बिल रखा, जिसमें पहली बार संविधान के क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। ओके, 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनाया जाएगा। फिर 1924 के अंदर ध्यान, मानवेंद्र नाथ रॉय ने व्यक्तिगत रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग जो है वो रखने का कार्य किया था, ध्यान रखना। फिर ध्यान, 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? फैजपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें संविधान की जो मांग है उसको फिर से उठाया गया। लेकिन ध्यान, इन मांगों का अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर एक तारीख आई 1 सितंबर 1939, जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड के ऊपर और सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब इस वर्ल्ड वार में ब्रिटेन को चाहिए भारत की सहायता, लड़ने के लिए चाहिए सैनिक। तो 1942 में भारत के अंदर एक मिशन भेजा गया, क्रिप्स मिशन, जिसके अध्यक्ष का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस इंसान ने कहा कि आप लोग युद्ध में हमारी हेल्प करो, युद्ध खत्म होते ही हम आपके यहाँ पर संविधान सभा का गठन करेंगे और भारत को डोमिनियन स्टेट बना देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब इंटरनल रूप से भारत स्वतंत्र होगा। लेकिन भारत के बड़े बड़े नेताओं ने इसकी मांग को अस्वीकार कर दिया था, ध्यान। फिर ध्यान, 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो गया? खत्म हो गया। ब्रिटेन में इलेक्शन हुए और वहां प्रधानमंत्री और सरकार लेबर पार्टी की और प्रधानमंत्री बना क्लीमेंट एटली, जो चुनाव में कह चुका था कि अगर उसकी सरकार बनी तो वो भारत को क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। इसी समय उसने जाना कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में भेजा था, जिसके अध्यक्ष का नाम था पैथिक लॉरेंस नाम था, ध्यान रखना। और इसमें टोटल 3 मेंबर थे, एक अलेक्जेंडर था, एक स्टैफोर्ड क्रिप्स था, ध्यान रखना। तो इसकी योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के क्या हुए? चुनाव हुए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं इनडायरेक्ट, पब्लिक ने वोट नहीं किए थे बल्कि पब्लिक के प्रतिनिधियों ने किए थे, ध्यान रखना। और ये सदस्य चुने गए। ब्रिटिश प्रांत जिनके ऊपर अंग्रेजों का कंट्रोल था वो कितने थे? 292 मेंबर थे वहां के। देशी रियासतों के मेंबर 93 थे और चीफ कमिश्नरी के 4 थे, टोटल थे 389 थे, ध्यान रखना। ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा, ध्यान रखना, ये चीफ कमिश्नरियों को याद करने का फार्मूला है। बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। इस प्रकार से टोटल 389 मेंबर जो है वो थे, ध्यान रखना। अब यहां अगर हम बात करें तो 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत व पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत व पाकिस्तान का क्या हो गया? विभाजन जो है वो हो गया। अब ध्यान, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के अनुसार अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, कुछ जो मेंबर थे वो पाकिस्तान चले गए। संख्या 389 से घटकर कितनी हो गई? 324 हो गई। फिर दोबारा से घटकर संख्या 299 हुई और अंतिम रूप में जो हस्ताक्षर करने वाले मेंबर थे उनकी संख्या थी 284, है ना। 284 मेंबरों ने हस्ताक्षर करके उस संविधान को क्या किया था? स्वीकार किया था। अपनाने का जो कार्य था वो उसके द्वारा किया गया था। कितने मेंबरों ने? 284 जो मेंबर थे उन्होंने हस्ताक्षर करके से अपनाने का कार्य जो है वो किया था, ध्यान रखना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो संविधान सभा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ध्यान रखना, महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या के बारे में ध्यान, कई बुक्स के अंदर आपको संख्या मिलेगी 15, लेकिन ध्यान, संख्या पहले 15 थी, बाद में घटकर 12 हुई थी और अंतिम रूप में महिलाओं की संख्या थी 8।
सिग्नेचर करने वाली, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8 थी। और महिला समूह की जो अध्यक्ष थी उसका नाम था हंसा मेहता, श्रीमती हंसा मेहता धाना महिला समूह की क्या थी? अध्यक्ष थी। महिला समूह की क्या थी? अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती हंसा मेहता की अगर हम बात करें तो वो महिला समूह की आपकी अध्यक्ष थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रारंभ में महिलाएं 15 थी, फिर 12 और अंतिम रूप में घटकर कितनी हुई थी? 8 हुई थी, ध्यान रखना। 8 महिलाओं ने सिग्नेचर करने का कार्य जो है वो किया था। फिर देखो संविधान सभा की बैठकों का सिलसिला क्या होता है? शुरू होता है। सबसे पहले देखो 9 दिसंबर 1946, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 दिसंबर 1946, फिर वापस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 13 दिसंबर 1946, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को ध्यान रखना संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई? आपकी प्रथम बैठक हुई। और इस प्रथम बैठक के अंदर अगर हम बात करें तो आपका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इस समय जो चुना गया उस इंसान का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा नाम था। जो सबसे ज्यादा वृद्ध व्यक्ति था उसको चुना गया था ना। पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया था, और नई दिल्ली के अंदर जो कौंसिल चेंबर का पुस्तकालय है वहां पर यह बैठक हुई थी, ओके। फिर जाना 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और दूसरी बैठक में अगर हम बात करें तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो एक युवा थे, ध्यान करना। फिर 13 दिसंबर 1946 को अगर हम बात करें तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई? तीसरी। और तीसरी बैठक के अंदर ध्यान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे। क्या रखे? आपके उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखने का कार्य किया। और जैसे उद्देश्य प्रस्ताव रखे, इसी के साथ ध्यान संविधान निर्माण का कार्य क्या हो गया? शुरू हो गया, ठीक है। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाती है? आपकी शुरू हो जाती है। कब शुरू हो जाती है? ये आपकी 13 दिसंबर 1946 को क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। फिर जाना एक बैठक आएगी आपकी 22 जनवरी 1947 को। इस दिन ध्यान संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावों को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। प्रश्न पूछ ले, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किए गए थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा ध्यान 24 जनवरी 1947 की अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उपाध्यक्ष चुन लिया। अध्यक्ष तो पहले से चुना गया था, उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया H.C. मुखर्जी। हृदय चंद्र मुखर्जी को ध्यान उपाध्यक्ष के रूप में चुनने का जो कार्य था वो किया गया 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव जो है वो किया गया था, ठीक है। तो 22 जनवरी की बात करें, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्तावों को क्या कर लिया गया था? स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी को उपाध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी जिसमें नेहरू जी द्वारा ध्यान करना उद्देश्य प्रस्ताव रखे, जिसके साथ संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई जिसके अंदर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए थे। और सच्चिदानंद सिन्हा की अगर हम बात करें, यह अस्थायी अध्यक्ष था, पहली बैठक में चुना गया था। 207 मेंबर उन्होंने उस समय भाग लिया था, और नई दिल्ली के अंदर बैठक जो है वो हुई थी। इसके बाद है ना वो डेट आती है जो बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी, वो डेट है आपकी 26 नवंबर 1949। है ना 26 नवंबर 1949 की बात करें तो संविधान बनकर क्या हो गया? आपका तैयार हो गया। संविधान बनकर क्या हो गया? आपका तैयार हो गया। इस दिन दाना 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, और इसको क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। दाना इसको लागू नहीं किया गया था हस्ताक्षर। अब एक दाना प्रश्न बनता है कि सबसे पहले हस्ताक्षर या सिग्नेचर किसने किए थे?
ये एक विवादित सा क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्योंकि यहां पर क्या है, सबसे पहले सिग्नेचर करने वाले नेहरू जी थे। सबसे पहले सिग्नेचर करने वाले कौन थे? नेहरू जी थे। लेकिन सबसे ऊपर सिग्नेचर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। इसके पीछे कारण ये था कि संविधान जब बनाया गया तो सब लोगों को बुलाया गया कि चलो भाई हस्ताक्षर करो। तो नेहरू जी उस समय बड़े लीडर थे, तो सबसे पहले नेहरू जी ने सिग्नेचर किया, उसके बाद में सब लोगों ने सिग्नेचर करने का कार्य जो है वो किया। अब दिक्कत ये थी कि सबने सिग्नेचर कर दिए, बाद में बात आई कि अध्यक्ष कहाँ सिग्नेचर करेगा। तो भाई अध्यक्ष तो सबसे बड़ा होता है, मेन व्यक्ति होता है, तो उसके सिग्नेचर तो सबसे ऊपर होने चाहिए। अतः ध्यान रखना, नेहरू जी के सिग्नेचर के ऊपर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिग्नेचर हुए थे। तो 284 मेंबरों ने हस्ताक्षर करके इसको स्वीकार करने का कार्य जो है वो किया था, ध्यान रखना। ओके, फिर देखो संविधान स्वीकार कर लिया गया। अब देखो ये जो 26 नवंबर है ना, आपका 26 नवंबर है, इस दिन एक दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस, है ना। ये पहले नहीं मनाया जाता था, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर, ठीक है। वर्ष 2015 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2015 के अंदर संविधान दिवस मनाना स्टार्ट किया गया था। मोदी सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। इसके अलावा ध्यान, इस दिन 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे और इन 15 अनुच्छेदों का संबंध था विधि व कानून से। विधि व कानून से था, इसलिए ध्यान, विधि व कानून दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपका 26 नवंबर को, ठीक है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं और विधि व कानून दिवस भी मनाने का कार्य जो है वो किया जाता है। फिर ध्यान रखना, अगली जो तिथि आती है आपकी, वो आती है 24 जनवरी 1950। इस दिन ध्यान, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई आपकी। संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई? अंतिम बैठक हुई। और जितने भी मेंबर थे उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ध्यान, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं बल्कि भारत का पहला मनोनीत, मतलब उन्होंने मनोनीत किया किसके रूप में? इनको राष्ट्रपति के रूप में। ना इंडिया में एक ही प्रेसिडेंट है, एक ही राष्ट्रपति है जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहा। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समय 24 जनवरी 1950 को इनको मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के द्वारा मनोनीत करने का जो कार्य था वो किया गया था। ओके, फिर देखो आगे, फिर वो डेट आती है आपकी कौन सी? बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, जानना, 26 जनवरी 1950। इस दिन ध्यान, भारत का संविधान लागू हुआ। इसका संविधान लागू हुआ, भारत का जो संविधान है उसको क्या किया गया? लागू किया गया। अब कई बार दिमाग में आता है 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया तो इतनी देरी क्यों की गई? तो इस देरी के पीछे जो कारण है, जो रीजन है, वो ये है कि 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हालांकि उस समय हम आजाद नहीं हुए थे, फिर भी ध्यान, हर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। तो 26 जनवरी से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी और उन्हीं यादों को बनाए रखने के लिए ध्यान, हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसके पीछे रीजन जो है वो ये है। तो ये कुछ तारीखें हैं जो आपको याद करनी है। 9, 11, 13 दिसंबर 1946, फिर 22 और 24 जनवरी 1947, और फिर ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 और 24 और 26 जनवरी 1950। ये तिथियां आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान जो था उसकी बैठक कितनी हुई? तो बैठकों की बात करें तो बैठकों की संख्या है 165 प्लस 1, 166 है। अब आपको अगर सर ये प्लस 1, अभी जो मैंने आपको बताया ना, राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति चुने गए थे, उस बैठक को जोड़ दिया जाए तो संख्या 166 है। वैसे संविधान बनाने में 166 नहीं बल्कि 165 बैठकें हुई थी। सेकंड अगर हम बात करें तो ध्यान करना, अधिवेशन कितने हुए थे? है ना, अधिवेशनों की संख्या है टोटल 12। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले वाचन कितने हुए थे, वाचन का मतलब जो भी लिखा गया था उसे पढ़कर सुनाया गया था, तो वाचन कितने हुए थे आपके? 3 हुए थे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि संविधान के निर्माण में समय कितना लगा, टाइम कितना लगा, समय की बात करें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगभग लड़कों को याद रहता है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा था?
टाइम या समय लगा था। पैसा कितना खर्च हुआ था, अगर वो बात करें खर्चा कितना आया, तो ध्यान 63,96,729 रुपए। ठीक है, ये खर्चा आया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें 63,96,729 रुपए का खर्चा जो वो किया गया था। बैठक ध्यान करना टोटल 166 है। अधिवेशन की बात करेंगे 12 है। वाचन की बात करेंगे 3 है। निर्माण में समय जो लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। खर्चा अगर हम बात करें 63,96,729 रुपए का जो टोटल खर्चा था वो उस समय वहन करने का कार्य जो था वो किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारी वगैरह जो है वो आपकी आ गई। अब अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, जो भारत का संविधान जो बनाया गया था, इसमें ध्यान कुछ लोगों को कई प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई थी। तो यहां अगर हम बात करें तो ध्यान संविधान जो सभा है, संविधान जो आपकी सभा है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को बनाया गया संवैधानिक सलाहकार। क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो संवैधानिक सलाहकार जो है वो बनाया गया था BN राव को। BN राव, बेनिगल नारायण राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है उनको नियुक्त करने का कार्य जो था वो किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्थायी अध्यक्ष आपका आए गया, उपाध्यक्ष के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। एक व्यक्ति का नाम बहुत चर्चा में रहता है, उस इंसान की बात करें तो उस इंसान का नाम है भीमराव अंबेडकर। ना भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है। ना अंबेडकर जी की अगर हम बात करें तो इनको कई नाम दिए गए। इनको संविधान का पिता, संविधान का पिता, संविधान का जनक, निर्माता, ये नाम दिए गए, ध्यान रखना। इसके अलावा इनको आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। इसे दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। दलितों का मसीहा जो है वो भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपके भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ध्यान, 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था प्रारूप, इसी को हम बोलते हैं ड्राफ्ट, और इसी को हम बोलते हैं मसौदा। ठीक है, एक ही है, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति या मसौदा समिति। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और ध्यान, भीमराव अंबेडकर को इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, जिसने संविधान का प्रारूप जो है वो तैयार किया कि देश में किस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो होनी चाहिए। वो ड्राफ्ट जो बनाने वाले कौन थे? आपके भीमराव अंबेडकर जो है, उनके द्वारा इसका निर्माण का कार्य जो था वो किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, संविधान का पिता है, जनक है, निर्माता है, इसको इनाम दिए गए। आधुनिक भारत का मनु ने मनुस्मृति लिखी, उसके साथ तुलना की गई है। दलितों का इसे क्या कहते हैं? मसीहा कहते हैं। ध्यान रखना, 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर था, जिसको हम प्रारूप भी बोलते हैं, ड्राफ्ट भी बोलते हैं, मसौदा भी बोलते हैं। ना भीमराव अंबेडकर का जन्म तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था, लेकिन वैसे भीमराव अंबेडकर जो थे ना वो बंबई प्रांत के थे। आज का जो महाराष्ट्र है ना, आज का महाराष्ट्र और गुजरात को पहले बंबई प्रांत कहते थे, तो ये वहां का रहने वाला था। और इसको संविधान सभा के अंदर जो चुना गया था वो चुना गया था बंगाल से। संविधान सभा में कहां से चुना गया? बंगाल से। बाद में क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ तो इनको दोबारा चुना गया, बंबई प्रांत से। ध्यान, इनको दूसरी बार चुना गया था। तो दूसरी बार भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कौन सी जगह से आए थे? आपके बंबई प्रांत से। और पहली बार आए थे बंगाल प्रांत से, इनको पहली बार चुना गया था। तो इनकी काफी अहम भूमिका है संविधान के निर्माण में। ध्यान रखना, जब भी संविधान की बात आती है भीमराव अंबेडकर का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है।
ठीक है। तो जो भी व्यवस्थाएं प्रावधान थे वो भीम जी की अहम भूमिका थी, उनका जो भी प्रावधान वगैरह उस समय करने का जो कार्य था वो किया गया था। ठीक है। तो संविधान का पिता, जनक, निर्माता, आधुनिक भारत का मनु, दलितों का मसीहा, संविधान की प्रारूप, ड्राफ्ट और मसौदा समिति का चेयरमैन था। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। 7 मेंबर थे। भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ध्यान रखना। संवैधानिक सलाहकार मैंने आपको बता ही दिया कौन है, BN राव। BN राव का पूरा नाम है बेनीगल नारायण राव। जो थे वो संवैधानिक क्या थे? आपके सलाहकार के पद पर जो है वो आसीन थे। ध्यान रखना। आगे देखो, भीम जी के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो अपनी कंप्लीट हो गई। भीम जी के बाद अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, संविधान की समितियां, ध्यान रखना, समितियों की अगर हम बात करें तो संविधान से संबंधित कई समितियां गठित की गई थी, लेकिन 17 मुख्य समितियां थी। 17 क्या थी? मुख्य और महत्वपूर्ण क्या थी? आपकी समितियां थी, जिनका उस समय गठन का क्या किया गया था? कार्य जो है वो किया गया था। इनमें ध्यान रखना, अगर हम बात करें सबसे पहले ध्यान, संचालन समिति का अध्यक्ष, संचालन समिति का जो अध्यक्ष था वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नंबर 2 में बात करें तो राज्य शक्ति व संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। राज्य शक्ति व संघ शक्ति समिति, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो स्थायी अध्यक्ष भी था। ध्यान रखना। 3 नंबर में अगर हम बात करें तो ध्यान, प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति व अगर हम बात करें तो मूल अधिकार समिति। कौन सी समिति? आपकी मूल अधिकार समिति। इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो है वो बना था आपका सरदार पटेल। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो प्रांतीय समिति व मूल अधिकार समिति का क्या था? आपका अध्यक्ष था। ध्यान रखना। इसके बाद नंबर 4 में आता है आपका, अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति व झंडा समिति, व झंडा समिति का अध्यक्ष। तो इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था JB कृपालानी, है ना। JB कृपालानी का पूरा नाम था जगत राम भगवाना राम कृपालानी। ठीक है। तो मूल अधिकार उप समिति और झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? JB कृपालानी था। प्रांतीय समिति और मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल था। राज्य शक्ति और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? आपका पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है उनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना, नंबर 4 में अगर हम बात करें तो न्यायालय से संबंधित जो समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था S बारदाचार्यार को। इसको बनाया गया S बारदाचार्यार जो है उसको ध्यान, न्यायालय समिति का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। इसके अलावा एक है आपकी अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष। अल्पसंख्यक उप समिति का जो अध्यक्ष था आपका वो बनाया गया था आपका HC मुखर्जी। SC मुखर्जी यानी कि हृदय चंद्र मुखर्जी जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, उनको अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा प्रारूप समिति का मैं आपको बता चुका हूं, भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष जो है वो बनाने का कार्य जो था वो किया गया था। न्यायालय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था S बारदाचार्यार को। न्यायालय समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाने का कार्य जो है वो किया जाता है। तो अलग अलग समितियां, है ना, इनकी संख्या 17 के लगभग थी। मैंने कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो है वही आपको यहाँ पर बताने का कार्य किया है। तो इस प्रकार से कुछ समितियां वगैरह गठित की गई जिनका काम था धना संविधान के निर्माण का कार्य करना। तो देखो, हमने संविधान के निर्माण की प्रारंभ में जो प्रक्रिया है जो शुरू होती है उसकी अगर हम बात करें तो उसके बारे में हमने
सबसे पहले पढ़ा। हमने पहले उन हालातों की बात की जिसके अंदर संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें तिलक से लेकर कई लोगों ने मांग उठाई थी। फिर देना सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें अंग्रेजों को भारत की सहायता की आवश्यकता थी। क्रिप्स मिशन आता है, ध्यान करना। फिर देना वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, कैबिनेट मिशन आता है, उसकी योजना के अनुसार भारत में संविधान सभा के चुनाव होते हैं, मेंबर वगैरह चुने जाते हैं, मेंबरों की संख्या कम अधिक होती रहती है, ध्यान करना। फिर माउंटबेटन योजना के कारण ध्यान कुछ मेंबर पाकिस्तान चले गए थे। फिर आगे अगर हम बात करें तो ध्यान संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों की बात की थी हमने, 9, 11, 13, 22, 24 ये मेन बैठकें थी, ध्यान करना। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार जो है वो हो गया था, ठीक है। 24 जनवरी को ध्यान करना अंतिम बैठक हुई थी, राजेंद्र प्रसाद को उस समय राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया गया था। फिर 26 जनवरी को ध्यान भारत का संविधान लागू हो गया। फिर इसमें कितना टाइम लगा, कितना खर्चा आया था, कुल बैठक कितनी हुई थी, अधिवेशन कितने हुए थे, वाचन कितने हुए थे, इन सब के बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली थी। फिर ध्यान करना हमने संवैधानिक सलाहकार की बात की थी, जो कौन था आपका, भीमराव PN राव था। फिर हमने भीमराव अंबेडकर की बात की, जिनकी अहम भूमिका थी संविधान निर्माण में। और ध्यान करना प्रारूप ड्राफ्ट या मसौदा समिति का ये क्या था, चेयरमैन था, अध्यक्ष था, ध्यान करना। फिर ध्यान करना हमने बात की संविधान से जुड़ी भी कुछ महत्वपूर्ण समितियां, तो लगभग 17 मेन समितियां थी, उनमें कुछ मेन समितियों की हमने बात की। संचालन, राज्य शक्ति, संघ शक्ति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार उप समिति, झंडा समिति, ठीक है, न्यायालय समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, तो इनके सबके अध्यक्षों की बात हमने की है, ध्यान करना। अब आगे अगर हम बात करें तो ध्यान, एक संविधान की प्रस्तावना के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी बहुत क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं, है ना। संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, भाग है, ध्यान करना। ये बात ध्यान करना, कई बार कोर्ट में कई मामले गए जिसके अंतर्गत कोर्ट ने ध्यान, केशवानंद भारती एक विवाद हुआ जिसके अंदर कोर्ट ने क्लियर किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसके मूल ढांचे में कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ध्यान, प्रस्तावना के बारे में कई लोगों ने कुछ नाम दिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक व्यक्ति है ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। और पंडित नेहरू की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व कुंजी कहा है। संविधान की आत्मा व क्या कहा है, कुंजी का नाम दिया है कि संविधान की आत्मा है और क्या है, कुंजी है। ऐसे ही ध्यान, एक व्यक्ति है जिसका नाम है KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। उसने ध्यान प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है, मतलब भारत के अंदर ये एक प्रकार से राजनीतिक कुंडली का काम करती है, कौन, प्रस्तावना। और ये कहने वाला कौन है आपका, KM मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली का नाम दिया है। जबकि ठाकुरदास भार्गव और पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व कुंजी का नाम जो है वो देने का कार्य किया है, ध्यान रखना। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो ध्यान, प्रस्तावना में एक ही अमेंडमेंट, एक ही संशोधन हुआ है, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में हुआ था, जिसके तहत है ना 3 जो मेन शब्द थे वो जोड़े गए थे। ये 3 शब्द थे, एक तो था समाजवादी, एक था आपका पंथ निरपेक्षता था, और एक था आपका अखंडता। इन शब्दों को जोड़ा गया था ना। समाजवादी यानी कि समाज में समानता स्थापित करने का सरकार प्रयास करेगी। पंथ निरपेक्षता, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, भारत में सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे। पंथ का मतलब धर्म के मामले में निरपेक्ष। और अखंडता, भारत एक अखंड देश है, भारत का कोई भी राज्य भारत से क्या नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। तो ये व्यवस्थाएं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इन चीजों को जोड़ने का कार्य किया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो उसमें जोड़ने का कार्य ये हुआ था, ध्यान करना। ठीक है, तो आगे बात करें तो ध्यान, प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक, तीनों प्रकार के न्याय की बात जो है वो कही गई है कि तीनों प्रकार का जो न्याय है वो प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा न्याय है, समता है और स्वतंत्रता है, इन शब्दों का भी उपयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है और प्रस्तावना में ध्यान न्याय, समता व स्वतंत्रता जैसे शब्दों का उपयोग जो है वो किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें किसके बारे में, संविधान के बारे में बात करें, तो आप लोगों को मैं बता दूं जो संविधान की प्रस्तावना है ये बड़ा महत्वपूर्ण एक तरीके से पार्ट माना जाता है। उस प्रस्तावना के अंतर्गत आम जनता के लिए एक तो हम, एक लोगों और एक नागरिकों, इन शब्दों का उपयोग हुआ है। ठीक है, इन शब्दों का क्या किया गया, उपयोग किया गया। अगर प्रश्न पूछ ले कि जनता के लिए कौन कौन से शब्दों का उपयोग हुआ है, तो हम है, लोगों है और नागरिकों जैसे शब्दों का उपयोग जो है वो प्रस्तावना के अंतर्गत करने का कार्य जो है वो किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें संविधान की जो प्रस्तावना है आपकी, संविधान की जो क्या है आपकी प्रस्तावना है, इसके अंतर्गत ध्यान रखना जो देश है, देखो हमारे संविधान के अंदर बात करें तो भारत व इंडिया दोनों शब्दों का उपयोग हुआ है। प्रस्तावना में अगर हम बात करें तो भारत शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन संविधान में बात करें तो भारत व इंडिया दोनों शब्दों का उपयोग हुआ है। प्रस्तावना में केवल भारत शब्द का उपयोग हुआ है और वो कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में केवल भारत शब्द का उपयोग हुआ और कितनी बार हुआ है, 2 बार। ध्यान, हम भारत के लोग, भारत को, बस यहीं पर ये 2 शब्द जो हैं वो आ जाते हैं, जबकि इंडिया शब्द का उपयोग प्रस्तावना में नहीं हुआ है, ध्यान रखना। और अंत में ध्यान, प्रस्तावना के अंतर्गत ये डेट अंकित है 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत करते हैं, आत्मप्रीत करते हैं, ये चीजें लिखी हुई है, ध्यान रखना। एडॉप्ट करने की जो चीज है, अंगीकृत या स्वीकार करने की बात जो वो कही गई है, इसको ध्यान रखना। विक्रम संवत में भी लिखा गया है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत, विक्रम संवत 2026, ये भी आपको देखने को मिलेगी। 26 इसलिए क्योंकि इसके अंदर ध्यान 57 वर्ष जोड़ने पड़ते हैं विक्रम संवत निकालने के लिए, तो यहां अगर आप जोड़ोगे तो उसके अंतर्गत आपका 2026 आ जाएगा। 57 साल इसके अंतर्गत जो है वो जोड़ेंगे तो ठीक है। तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2026 ये अंकित जो है वो आपको मिलेगा। वैसे जो डेट है वो है 26 नवंबर 1949 की। तो ये कुछ प्रस्तावना से रिलेटिव क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकते हैं। तो ध्यान, संविधान की प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, ध्यान रखना। केशवानंद भारती विवाद में इसको क्लियर किया गया। ठाकुरदास भार्गव और पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व कुंजी कहा है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली कहा है। इसमें एक ही संशोधन हुआ है, वो कौन सा था, 42वां 1976, जिसमें समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे। प्रस्तावना में केवल भारत शब्द का उपयोग हुआ है 2 बार, जबकि संविधान में भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उपयोग हुआ है। प्रस्तावना में जाना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। प्रस्तावना में न्याय, समता व स्वतंत्रता जैसे शब्दों का उपयोग हुआ है। जनता के लिए प्रस्तावना में हम, लोगों और नागरिकों शब्दों का उपयोग किया गया है। और लास्ट के अंदर देना 26 नवंबर 1949 की तिथि जो है वो विक्रम संवत में भी अंकित है। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 के रूप में ये अंकित है। तो ये ध्यान, अपने भारत का जो संविधान है उसके निर्माण से संबंधित, भारत का जो संविधान है उसके निर्माण से संबंधित ये पूरी एक नॉर्मल जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। अब ध्यान, भारत के संविधान को उधार का पिटारा कहा जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि भारत ने कई देशों के संविधानों से कई चीजों को क्या किया है, ग्रहण करने का कार्य किया, उनको अपनाया है, ध्यान रखना। तो किस किस देश से कौन कौन सी चीज को हमने ग्रहण किया, अपनाया है, ये आगे की क्लास
क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। फिलहाल आज की जो क्लास थी अपनी, इस क्लास के अंदर तो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया हुई थी, संविधान जिस प्रकार से बनाया गया था, किन लोगों की अहम भूमिका थी, स्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे, अंतिम रूप में कितने मेंबर थे, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, अंत में किसने किए, हिंदी में अनुवाद कौन किया, ये सब चीजें जो है वो आज आप लोगों को मैंने बताई। साथ साथ में भीमराव अंबेडकर के योगदान की हमने बात कर ली, संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी हमने बात की। ध्यान रखना, वैसे प्रस्तावना में पूरा डिटेल जो है वो अलग से और उल्लेख करेंगे हम, यहाँ तो इसको मैंने शॉर्ट रूप में बताया है जो संविधान के साथ साथ हुआ है। तो ध्यान रखना, हम जो अगली क्लास लेंगे उसके अंतर्गत किस देश से कौन कौन सी चीजों को हमने ग्रहण किया उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।